हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एंड टेम्पोरल ट्रेंड्स इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। मैंने कंटेंट जो दिया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं बोल के हिंदी में समझाऊंगी और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, और लाइन टू लाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कंटेंट आपके सामने है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में इसको लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी ये पूरा टॉपिक कवर करना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं। तो अगर हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइन टू लाइन आपको इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ आप खुद लेना। मैं सिर्फ समझाती हूँ, वरना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक के बारे में हम जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करें तो 4 या 5 लाइन उसके बेस देना बहुत ज़रूरी है। उसकी भूमिका बनाकर उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेटलमेंट ज्योग्राफी में ये कालिक और स्पेशल, मतलब स्पेशल और टेम्पोरल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थानिक और कालिक प्रवृत्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसके बारे में हम पहले बताएंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी एक्सप्लेन द पैटर्न। मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो लिखने हैं आपको। पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या एक्सप्लेन करती है? यहाँ के जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट को समय और स्थान के हिसाब से वहाँ के पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सॉरी। तो ये तीनों वर्ड्स, ये एक लाइन भी काफ़ी है अगर आप लिखते हो ना, और फिर इसको नीचे अंडरलाइन थोड़ी लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे इसे, तो फिर ये और भी ज़्यादा आपकी जान डाल देता है आंसर में। तो द साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल स्पेशल एंड टेम्पोरल फैक्टर्स। तो एक तो हमने बताया कि क्या क्या बताएंगे हम, मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी हमें इस क्या बताती है, तो पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताती है, और उसमें समय और स्थान के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी बताती है। ठीक है, और दूसरे मतलब स्पेशल और टेम्पोरल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं या कौन से प्रभावित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ये मतलब पहले तो ये हो गया कि कौन से, और फिर ये भी इम्पोर्टेंट कैसे। तो ये हम डायग्राम्स बनाएंगे और उसके हिसाब से समझेंगे फिर। ठीक है, और हिंदी में हम देखें तो फिर वही है, बस हिंदी में सिर्फ भाषा का ही चेंज है। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी हमें क्या बताती है? पैटर्न, वितरण और वृद्धि का अध्ययन करती है, और ये समय के हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से फैक्टर्स चेंज करती है और कैसे चेंज करती है। तो फिर जलवायु, और इसमें जिसको हम पर्यावरण स्थितियाँ बोलेंगे, प्रौद्योगिकी बोलेंगे, और फिर बाद में आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे बिंदु समय और स्थान के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होते हैं और कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो क्या क्या चेंज होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना ही ज़रूरी है। ठीक है, जब हमारा एक पैसेज पूरा हो जाता है ये वाला, फिर हम और डिटेल्स में जाके डायग्राम वगैरह बना के वो दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर ये आ गई इसकी स्पेशल। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, पहले हम स्पेशल करेंगे फिर हम टेम्पोरल करेंगे। ठीक है, मतलब स्थानिक वाली चीज़ें हम पहले देखेंगे और फिर समय वाली चीज़ें देखेंगे। तो पैटर्न बता रखा है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें, फिर कौन से फैक्टर्स, तो दो चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम डायग्राम बना दें। मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि डायग्राम में चीज़ें है ना, एग्जामिनर को आराम से समझ आ जाती हैं कि अपने आंसर में क्या क्या बताने जा रही है या क्या क्या बताने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है, निवास वृद्धि में स्थानिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये आप मान लो, ये मैंने लिख दिया, निवास वृद्धि में स्थानिक प्रवृत्तियाँ। फिर इसको हम दो भागों में बांटेंगे। इधर हम लिखेंगे पैटर्न, इसका निवास वृद्धि के पैटर्न, और इंग्लिश में आप लिखेंगे पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो एक जगह मैं बोल देती हूँ पैटर्न लिखेंगे
और फिर दूसरी जगह हम बताएंगे फैक्टर्स। ठीक है, फिर इसमें पैटर्न में आप नीचे ऐसे बना के भी लिख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा पैटर्न हो जाते हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा अब आगे हम देखेंगे कि लीनियर आएगा, इसमें रेडियल आएगा, और भी ट्रायंगुलर आएगा, और फैन वाला आएगा, इरेगुलर आएगा, सर्कुलर आएगा, सेमी सर्कुलर आएगा, बहुत सारे पैटर्न्स होंगे। तो ये पैटर्न हम इधर लिख देंगे, और फैक्टर्स जो हमने अभी ऊपर देखे भी थे फिर वो इधर पहले बता देंगे कि मतलब पर्यावरण आएगा और आर्थिक आएगा, ये सारे फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं या 5 फैक्टर हैं, मतलब भौतिक फिजिकल वगैरह, ये सारे ये फैक्टर्स इधर लिख देंगे। ठीक है, तो एक पेज हमारा इधर ही कवर हो जाएगा। आधा हमने ऊपर लिख दिया था कि हमें ये भी पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें। ओके, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि सेटलमेंट ज्योग्राफी एग्जामिन्स द पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ओवर स्पेस एंड टाइम। तो ये सेटलमेंट ज्योग्राफी आप बोलोगे, या हम बोलेंगे कि ज्योग्राफी एग्जामिन्स द पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ओवर, ये देखिए पार्ट ही ज्योग्राफी, ये वाला टॉपिक है ना, या तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे या फिर आप सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो जिस भी ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे या सेटलमेंट ज्योग्राफी की जगह वो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी एग्जामिन्स द पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ओवर मतलब स्पेस एंड टाइम, और सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग दैट, तो वो फैक्टर्स लिख देंगे आप। इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हमारा सबसे पहला हमने बोला था कि हम इधर, और ये तो पहला तो पैटर्न था, फिर फैक्टर था। ठीक है, तो हम पैटर्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक और लीनियर फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये नदी और सड़क और रेलवे लाइन जो बिछी होती है ना हमारी, उसके दोनों तरफ, या कोई परिवहन सुविधाएं जो हम बोलते हैं, उसके दोनों तरफ निवास स्थान बनने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप ये लिख देंगे, देखिए एग्जाम्पल्स देना और डायग्राम देना, और उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ज्योग्राफी तो है ही यही कि डायग्राम्स बनाओ, लिखा कम होगा पर वो दिखाया अच्छे से होगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर, रैखिक, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, या हम ऐसे भी बना सकते हैं इसे। ये मान लो कोई नदी भी हो या सड़क भी हो, अब कुछ भी, और इधर आप बता दो ये सड़क है, ये आप बता दो ये घर है। ठीक है, या मकान जो बोलते हैं। ओके, जो आप लिखें, तो ये हो गया एक। फिर दूसरा होगा क्लस्टर निवास या समूहबंध। इसमें क्या होता है कि एक बीच में या तो कोई जल स्रोत मिल जाएगा, या उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ ये मिलती है। ठीक है, तो संसाधनों के आसपास बसे घनी आबादी वाले क्षेत्र समूहबद्ध निवास होते हैं वो। ठीक है, उदाहरण के लिए गांव में कुएं या जलाशयों के पास बसे हुए घर। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये न्यूक्लिएटेड, तो न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड एक ही बात है, समूहबद्ध। ये हो गया। फिर हमारा तीसरा है डिस्पर्स्ड निवास या विखंडित निवास। खेती प्रधान क्षेत्रों में दूर दूर बसे हुए मकान। ठीक है, दूर दूर, जैसे कि हम इसमें ये डायग्राम देखते हैं ना, ये डिस्पर्स्ड वाला देखो आप, ये तो है क्लस्टर्ड। ये हमने जो अभी किया कि सड़क के पास जो लीनियर, ये इधर जो बचा हुआ वो क्या है, डिस्पर्स्ड। तो इसमें भी बना दो, चाहे ये कोई जगह ले लिया आपने, कोई क्षेत्र ले लिया, एक इधर घर बना देना, एक इधर घर, एक इधर घर बना देना। ठीक है, दूर दूर। तो ये दूर दूर क्यों होते हैं, मान लो कि ये बड़े बड़े खेत हैं और खेतों में लोग रहने लग जाएं, तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ पे भी पंजाब और हरियाणा का भी एग्जाम्पल हम देते, खेतों में जो घर होते हैं वो इसी का तो एग्जाम्पल होते हैं कि बीच में तो ये खेत है, एक घर इधर आ गया, फिर उनका खेत है पूरा, फिर एक घर उन्होंने अपने घर, मतलब एक अपने खेत में बना रखा है, सबने अपने खेत में, और इनमें दूरी है। ओके, ठीक है,
आई होप सो कि आप ये समझ रहे हो। डिस्पर्स्ड मतलब खेती प्रधान क्षेत्रों में दूर दूर बसे हुए मकान जो होते हैं। और गांव वालों को तो ये समझने में बहुत आसानी होती है। अगर आप शहर से, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको ना पता हो तो ऐसा होता है। रेडियल निवास मतलब ये किसी केंद्रीय बिंदु से फैलते हुए बस्तियां। ये बोल रही है कि केंद्र बिंदु से बाहर की ओर फैलते हैं ऐसे, ठीक है। तो केंद्र बिंदु से बाहर की ओर निकलते हैं। किसी भी केंद्रीय बिंदु जैसे चौक बाजार से फैलते हुए बस्तियां, उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे शहर में कनेक्टिविटी मुख्य मार्गों से होती है। तो ये देखो, पहली बात तो इसमें ध्यान रखने की कि बाहर की ओर निकलती हैं। दूसरी बात, समकोण पर नहीं होती है, मतलब ये वाला पैटर्न इसका नहीं होता, ये समकोण पर नहीं काटती एक दूसरे को, ऐसे होती हैं कुछ, ठीक है। ये देखो, ये समकोण पे नहीं है। तो अगला है हमारा चेकरबोर्ड या चौकपट्टी। दो सड़कों या परिवहन मार्गों के जंक्शन पर विकसित होती हैं, जो एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनाती हैं। सड़कें समकोण पर काटती है, तो ऑलमोस्ट समकोण पर काटेंगे वो चौकपट्टी, और रेडियल ये वो नहीं होती, समकोण पे नहीं काटती एक दूसरे को, ठीक है। ये ऐसी होती है, आप देख लो। वो ऐसा था, और ये बिल्कुल, या हल्का फुल्का फर्क होगा, पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। फिर छठा हमारा हो गया त्रिकोणीय। इसमें दो नदियों या सड़कों के संगम वाले स्थान पर ये वाला पैटर्न बनता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रायंगुलर सेटलमेंट पैटर्न। ये ऐसे, मतलब ये नदी इधर जा रही है, ये नदी इधर जा रही है, और बीच में यहाँ सेटलमेंट बन गया। तो ये वाली चीज़, ये सड़क भी हो सकती है और नदी भी हो सकती है। तो इधर सेटलमेंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिकोणीय। फिर वृत्ताकार, जिसे केंद्रकीय या समूही पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि बीच में आप मान लो कोई झील हो गई, या मतलब कोई इम्पोर्टेंट उनके हिसाब से, कि मान लो यहाँ पे कोई झील है, या फिर कोई टैंक है, या कि रक्षात्मक उद्देश्य के लिए पाई जाने वाले कोई चीज़ है, तो उसके चारों तरफ ये बनना स्टार्ट हो जाता है, गोल 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 गोल। तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्ताकार सेटलमेंट। फिर है तीरनुमा। फिर जो अक्सर ये एक केप के अंत में या घुमावदार नदियों या झीलों के तीव्र मोड़ों पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, झील या नदी के तीव्र मोड़ पर, तीव्र मोड़ पे ये पाई जाती हैं। तो ये तीर जैसी बन जाती हैं, ओके, एरो लाइक शेप। ये हो गया इसका डायग्राम। फिर आ गया तारे जैसी आकृति। तारे जैसी आकृति, ये बोलो कि अरे ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये तो रेडियल है। थोड़ा सा फर्क है कि जब रेडियल जो आकृति है, पैटर्न है, वो थोड़ा और विकसित हो जाता है। देखोगे आप उसमें ना सिर्फ ये जैसे ये था, ठीक है। तो इसके पास पास थे, इसके पास पास थे, पर अब क्या हो गया, ये बीच में भी आने लग गए, थोड़े जगह ज़्यादा घेर ली। समझ रहे हो मेरी बात। उसका एक और अधिक विकसित रूप और अधिक बसाव वाला क्षेत्र तारेनुमा हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार लाइक पैटर्न। आई होप कि आपको ये स्टार लाइक पैटर्न समझ आ गया है। अगला पैटर्न हमें देखते हैं, वो है टेरेस पैटर्न बस्ती। ये जो पहाड़ों में जो ढलान के साथ आपने देखा होगा ना, सीढ़ी नुमा खेती हमने पढ़ी होगी कभी, तो उसी तरह से उन सीढ़ियों पे मकान बन जाते हैं। तो वो हो गया टेरेस पैटर्न बस्ती, ये ऐसा कुछ। या फिर इसका पैटर्न आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो, डायग्राम बनाओ तब, ये बना के, सॉरी, तो इधर मकान दिखा दो कि ये मान लो ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, इधर घर बना दिए, ओके। या फिर आप ये भी बना सकते हो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। फिर अगला है मधुछत्ता या बी हाइव पैटर्न।
इसमें क्या होता है कि जो गुंबदाकार झोपड़ियों के जो गांव होते हैं ना, वो दूर से देखने में ऐसे लगते हैं। तो ये वाला, तो गुंबदाकार झोपड़ियों के गांव इस प्रकार के पैटर्न में शामिल होते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे और उदाहरण देंगे कि अफ्रीका की जुलू जो जनजाति है वो, और इंडिया में टोडा जनजाति, ये झोपड़ियाँ बनाकर रहती हैं और उनको दूर से देखते हैं तो उनका पैटर्न इस तरीका का दिखाई देता है। ओके, फिर है सेमी सर्कल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि गोखुर झील वाला हम देखते हैं ना कि ये झील निकल जाती है इस नदी से दूर, यहाँ गाद वाद आ जाती, तो इसके आसपास जब बसाव शुरू हो जाता है तो वो क्या होगा, सेमी सर्कुलर। और फिर आता है इर्रेगुलर और एमोर्फोज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि ऐसे गांव जो मार्गों के निर्माण से पहले ही बस गए थे और मार्ग और गलियां बाद में विकसित हुई हैं, तो वो क्या होता है, वो अनियमित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आएंगे वो वाले। तो उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान में और दक्षिणी चीन में ऐसी है ना कि गांव तो पहले बस गए थे, ये सड़कें बनना और ये मार्ग वगैरह ये सारे बाद में हुई हैं ये चीज़ें। ओके, इसके अलावा हम और भी देखते हैं। इसके अलावा तो एक और है फैन पैटर्न, जिसको हम पंख पैटर्न बोलते हैं। तो ये इस टाइप के कब कहाँ हम देखने को मिलता है कि नदियों के जलोढ़ वाले एरिया, जो एरिया है जलोढ़ मतलब डेल्टा वाला एरिया, और जो हिमालय का हम देखते हैं तो इसके नीचे जो पदीय भाग होता है तो वहाँ क्या होता है, गाद जम जाती है। ठीक है, ये मान लो ये है, तो इधर क्या है, ये इधर तो मान लो ये फैन है या पंख जो हम बोलते हैं वो है, और इस एरिया में बसाव शुरू हो गया तो ये आ जाएंगे इसमें फैन पैटर्न में। ओके, इसके अलावा मैं कुछ और याद करूँ तो एक है चौकोर प्रतिरूप या ब्लॉक पैटर्न। उसमें क्या होता है, गांव के चारों ओर दीवारें खींच दी जाती हैं और उसके अंदर घर बन जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ या फिर ये बना के बहुत सारे ये मकान दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये किस लिए बनाई जाती हैं ऊंची ऊंची दीवारें, सुरक्षा के लिए। ओके, तो ये हो गया ब्लॉक पैटर्न। इसके अलावा स्पाइडर वेब पैटर्न, उसमें क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा रेडियल, फिर पढ़ा स्टार लाइक पैटर्न, उसके बाद इसी में और भी ज़्यादा विकास हो जाने के बाद वो कैसी बन जाती है, स्पाइडर वेब पैटर्न। ओके, तो इन सब के अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मकड़ी जाल प्रतिरूप, स्पाइडर वेब पैटर्न को। ठीक है, तो एक हमने पढ़ लिया मकड़ी जाल, जिसको हम बोलेंगे स्पाइडर वेब पैटर्न। ओके, फिर दूसरा हमने देखा चौकोर या ब्लॉक पैटर्न, तो ब्लॉक पैटर्न। ओके, और फिर इरेगुलर तो मैंने लिख रखा था, एक हमने पढ़ा फैन पैटर्न, जिसको हम पंख पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डेल्टाई में क्षेत्रों में या फिर हिमालय के नीचे जो हम बोलते हैं गिरिपद वाला एरिया, तो वहाँ पे। ठीक है, इन सब के मैं डायग्राम भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसके अलावा मैं क्या हो गया, मेरे हिसाब से कितने होंगे 11 12 13, एक मिनट में देख लेती हूँ कितने हो गए, 11 12 13 14 16 के आसपास हो गए। तो ठीक है, वैसे भी 12 13 आपको अगर याद रहेंगे तो वो मोर देन इनफ है। ओके, तो ये अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, हमने सिर्फ एक पार्ट कवर किया है अभी। ओके, कौन सा पार्ट कवर किया है अभी, कि स्थानिक में या स्पेशल में उसका पैटर्न। अभी हमें क्या और डिस्कस करना है, इसको फैक्टर्स। ठीक है, इफेक्ट करने वाले। तो अभी हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे।
तो इसका भी एक डायग्राम बनाया था मैंने, उस ऊपर शुरुआत में ही बना दिया था ना। तो पैटर्न में तो वो हो गए, रेखिक हो गया, चौकपट्टी हो गया, रेडियल हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कुलर हो गया, मकड़ी जाल वाला हो गया, मधुछत्ता, सीढ़ी प्रतिरूप, तीर, तारानुमा, फैन, ठीक है। और एक इधर बताया था प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे बताएंगे, भौगोलिक, आर्थिक, परिवहन और ये सरकारी नीतियाँ, ऐसा बता दिया। ऐसा एक डायग्राम बना के इसका, तो इसमें जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ भौगोलिक, अभी मैं एक ही लेके बता देती हूँ। तो इधर मैंने लिया जैसे भौगोलिक, भौगोलिक लेके इधर लिख देंगे पहाड़, फिर एक इधर बना देंगे नदियाँ, फिर जलवायु, मैदान, जितने आपको फैक्टर्स याद आ रहे हैं, ठीक है, वो इधर लिख देंगे। फिर ऐसे ही इधर हम लिख देंगे जैसे कि आर्थिक गतिविधियां, तो इसमें उद्योग, व्यापार, कृषि, शहरीकरण, ये गतिविधियां प्रभावित करती हैं। फिर परिवहन का एक लेंगे, उसमें कैसे लिखेंगे, सड़कें, रेल, हवाई जहाज और ये जल वाला, ठीक है, ये तीनों। फिर लास्ट फैक्टर की हम बात करेंगे सरकारी योजनाएं, तो इसमें नगरीय नियोजन को अलग दिखाएंगे, फिर एक आवासीय नीतियों की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर तो दोनों पूछ रखे हैं स्थानिक और कालिक, तो इनको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन में ही बता देंगे इनको। पर अगर सिर्फ स्थानिक पूछ रखा है तो हम पैटर्न्स बताने के बाद उसको प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भाई वो फ्रेजाइल एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा हम सेटलमेंट नहीं बना सकते, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, तो वहाँ की हम ग्रोथ देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैलाव वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही नदियों के पास बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, उदाहरण देंगे हम नदी हमारी जैसे कि गंगा के पास, और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी नदी के पास थी। तो नदियों के पास बहुत ज़्यादा सेटलमेंट पाया जाता है, और वो समय के साथ साथ वो विकसित भी उतनी तेज़ी से होता है। तो जलवायु और ये सब प्रभावित करते हैं, कैसे कैसे प्रभावित करते हैं ये हम पीछे वाली सारी वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट, तो इधर हमारा एक जो क्वेश्चन का 50% जो हम बोलते हैं वो एक भाग कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 2 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं कि स्थानिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और उसका पैटर्न। तो स्पेशल वाला जो पोर्शन था हम पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, स्पेशल वाला पोर्शन कंप्लीट। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख लो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्पेशल ट्रेंड्स, तो फिजिकल, इकोनॉमिकल, ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपको भी ऐसे ही बताना है, यहाँ पे लिख के फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले, यहाँ फिजिकल, इकोनॉमिकल, ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इधर माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, प्लेन्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, ये जो भी आप बताएं वो सारे व्यापार, बिजनेस, जितना भी, ट्रांसपोर्टेशन भी वो चारों तरह के पोर्ट्स आ गए, रेलवेज आ गई, और ये सारी चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बताएंगे कि भी अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, और ये जोनिंग लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे प्रभावित करती हैं सेटलमेंट को, ये एक डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद 2-2 लाइन में या एक लाइन में जो आपको ठीक लगे, आपके पास जितना टाइम है, जितनी नीड है क्वेश्चन की, उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारा टेम्पोरल ट्रेंड। हम अपने क्वेश्चन के दूसरे भाग में अब आ चुके हैं। हमारा आंसर फिर, टेम्पोरल ट्रेंड्स एनालाइज हाउ सेटलमेंट चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, इसमें बताया है कि समय के साथ, इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि समय के साथ जो हमारी हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे चेंज आई है, और फिर इसमें बताएंगे कि उन्होंने सेटलमेंट को कैसे प्रभावित किया है। ओके, तो इसमें भी फिर टेम्पोरल वाला अब लिखेंगे, टेम्पोरल
इधर लिखेंगे फेजेस ऑफ सेटलमेंट ग्रोथ, और फिर इधर लिखेंगे फैक्टर्स। ठीक है, इधर लिखेंगे फिर प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल और मॉडर्न अर्बनाइजेशन या मेगा सिटीज। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें बना सकते हैं, दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो फिर आप ये सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, फेजेस और फैक्टर्स। ठीक है, या फिर ये चलो इनका भी नाम भी लिख दिया नीचे आपने, डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये इसको इधर और इधर 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 फैला दिया, तो आप आगे वाले पेज पे ऐसे इधर 4 भागों में बांटेंगे इसको। ठीक है, इधर लिख देंगे प्री इंडस्ट्रियल फेज, तो इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दो दो पॉइंट भी लिखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है कि नज़र ज़्यादा जाती है फिर उस आंसर पे, और फिर वो मार्क्स ज़्यादा आते हैं ऐसे। तो इसमें लिखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक क्या थे, सिर्फ छोटे गांव और जो सेल्फ सस्टेनिंग था पूरा सब कुछ। ठीक है, रिवर्स के पास थे, छोटे छोटे गांव थे। ठीक है, और इसमें हम हिंदी में देखें तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या बोल रहा है कि गांव छोटे और संसाधनों पर निर्भर थे। ठीक है, वही उसमें बोल रहा था, सेम ही है। आपको भी इधर 4 बना दिए। यहाँ पूर्व औद्योगिक चरण, इसमें क्या है, इधर एग्जाम्पल्स और इधर फिर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट कैसा था। ठीक है, और ये फेज हो गया, तो ये 4 फेज इधर लिखोगे आप। इसके अंदर बताओ कि छोटे गांव थे, संसाधनों पर निर्भर थे, कृषि और शिकार पर निर्भर थे, जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं ये और एग्जाम्पल्स आप लिख दोगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, तो मानचेस्टर और लंदन जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ। तो एग्जाम्पल में तो आप ये लिख दोगे मानचेस्टर और लंदन का विकास। यहाँ पे क्या था, हल्का फुल्का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। हल्का फुल्का क्या हो गया, पहले तो थे ही नहीं। पहले तो क्या होता था, लोकल अपने घरों में छोटा मोटा हो जाता था, जैसे हम इंडिया में देखते हैं तो वो सूत काटते थे, चरखे का इस्तेमाल होता था। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग लगने स्टार्ट हुए, तो बड़े बड़े तेजी से आबादी बढ़ी। इसमें लिख सकते हो आप कि इस फेज में आने वाले परिवर्तन, ठीक है, या फिर टाइप्स, जो भी आप लिखो इधर, जो आपको ज़्यादा सुटेबल लिखे लगे ये वाली चीज़। ठीक है, फिर दूसरा हो गया, तीसरे में है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब शहरों का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया कि 2 बताए थे पिछली बार कि अभी लंदन और मैनचेस्टर जैसे बड़े बड़े शहर बनने स्टार्ट हो गए। तो बड़े शहर हो गए तो जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई, सारा बहुत, ये बोल दो कि कम जगह में ज़्यादा लोग हो गए। तो अब क्या करेंगे, लोग बाहर जाएंगे, तो उपनगर, ये नगर था, अब उपनगरों की विकसित होने की शुरुआत हो गई यहाँ से। तो ये चीज़ कहाँ से आई, उपनगर में। एग्जाम्पल हम कहाँ क्या देंगे इसका, अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो अमेरिका इसका उदाहरण हो गया। ये पूरी लाइन लिखना है आपको कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज चल रहा है, और इधर उपनगरों का विस्तार स्टार्ट हो गया। मेगा सिटीज, ओके, मेगा सिटीज में 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर विकसित हुए। इसमें एग्जाम्पल हो गए टोक्यो, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में जनसंख्या परिवर्तन, समय के साथ क्या क्या चेंज होंगे, देखिए आप, वो तो है ही, आर्थिक वाला ऊपर भी पढ़ा था, इधर भी पढ़ेंगे। परिवहन और संचार वाला, टेक्नोलॉजी वाला हमने ऊपर भी पढ़ा था, हम इसमें भी पढ़ेंगे। वैसे ही अगला जो है पर्यावरण वाला, ऊपर भी पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे, पर इसमें अलग क्या है, कालिक के साथ जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन में जन्म दर, प्रवास और जनसंख्या घनत्व, ये भी उस स्थान की आकार, जो सेटलमेंट है उसके आकार को प्रभावित करता है। वहाँ के जो टाइप्स वो चेंज हो रही है, कैसी है, मतलब पहले कैसी थी, अब कैसी है। ये मान लो कि आप ये मान लो ये एक सड़क थी, ये हम
कहाँ गए, स्थानिक वाले में, स्पेशल वाले में, ये बन गई थी। ये वाली सेटलमेंट थी आज से 20 साल पहले, ये मान लो 20 साल पहले। पर अब ये सिर्फ इतनी थोड़ी रहेगी, हमेशा इतनी थोड़ी रहेगी। अब बाजार हो गया, अब गलियां और भी निकलने लग गई, ये सड़कें भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये मान लो। तो सेटलमेंट दूसरी तरह का होगा। आज पहले तो ये लीनियर थी, अब आज हम देख रहे हैं कि 20 साल के बाद यहाँ बाजार आ रखा है, यहाँ पे प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये अब देख रहे हैं कि यहाँ तो लीनियर था, अभी ये स्टार लाइक लग रहा है या रेडियल लग रहा है। तो समय के साथ ये वाले चेंजेस आते हैं। तो ये किस वजह से होता है, जन्म दर, प्रवास और जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रभावित करती हैं। फिर ये वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आर्थिक परिवर्तन में औद्योगिकरण, वहाँ की सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, तकनीकी प्रगति हुई, औद्योगिकरण ज़्यादा आया, परिवहन में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स और इंटरनेट, संचार में इंटरनेट का विस्तार मतलब हुआ इस टाइम के साथ। फिर पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जैसे संसाधनों की उपलब्धता, निवास वृद्धि को प्रभावित करती है। ओके, वहाँ कितनी ज़्यादा आपदाएं आती है, अगर ये मान लो कि हर साल ही किसी क्षेत्र में आपदाएं आती रहती हैं तो वो कुछ लोगों की जानें लेके जाती है, तो फिर वो कहाँ कितना क्या बढ़ेगा। कोई एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ आपदाएं आती नहीं है, एक है जो हर साल भूकंप आते हैं, हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहीं का जलवायु परिवर्तन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब एकदम से वो पलटने की वजह से, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से वहाँ के लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो वो भी अब प्रभावित हो रही है उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये भी निवास को, तो वहाँ माइग्रेट कर गए। ये मान लो कि आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो वहाँ के लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए, तो वहाँ की जनसंख्या कम रह गई, तो वहाँ के जो प्रतिरूप था, जो पैटर्न था, वो भी अब चेंज होगा, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। या फिर मान लो किसी क्षेत्र में ये कोई चीज़ें हैं ही नहीं और बहुत ज़्यादा सही चल रहे हैं सारी चीज़ें, जलवायु भी सही है, वहाँ की प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन भी बहुत हो रहा है और आर्थिक दृष्टि से भी वहाँ की स्थिति अच्छी है, तो वहाँ का पैटर्न चेंज होगा, ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये प्रभावित करने वाले कारक इस तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर इस पूरे को हम दोनों को माने तो हम एक मान लो कि केस स्टडी ले लें, कोई तीसरा बिंदु ले लेते कि केस स्टडी कर रहे हैं, तो केस स्टडी में हम क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिल्ली तो पहले किसके बारे में जानना जाता था, किसके बारे में जाना जाता था, ये कैसा शहर है, ऐतिहासिक राजधानी। ठीक है, ऐतिहासिक राजधानी के रूप में जाना जाता था, पर आज ये किस वजह से जाना जाता है, इसकी पॉपुलेशन की वजह से, ये मेगा सिटी के रूप में है। ठीक है, फिर मुंबई, ये आर्थिक अवसरों के लिए हमेशा से ही प्रचलित रहा है। यहाँ पे मतलब अंग्रेजों जब आए थे तभी उसी टाइम से ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, उन लोगों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बना रहा था। तो इसीलिए जनसंख्या विस्फोट के कारण ये झुग्गी झोपड़ियों के ऐसे बसाव या वो सेटलमेंट की वजह से ज़्यादा फेमस हो गया है। आज देखा जाए तो आर्थिक अवसर ज़्यादा थे तो जनसंख्या ज़्यादा आई इधर माइग्रेट करके, फिर वो जनसंख्या वहीं पर बस गई तो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी रहने के लिए जगह है ही नहीं, वो तो जितनी सीमित है वो वही है ना। तो उन्होंने क्या किया, झुग्गी झोपड़ियां बनानी स्टार्ट की, तो उसने उस पैटर्न को चेंज कर दिया। पहले वो दिखने में किसी और तरीके से हम जानते थे कि ये ऐसा शहर है, पर अब मुंबई का नाम लेते तो धारावी सबसे पहले दिमाग में आ जाती है। ठीक है, यही फिर चाइना का या लेना चाहे तो इसमें, इसके बाद एक न्यूयॉर्क और अमेरिका का भी ले सकते हैं कि ये प्रवासी व्यापार और औद्योगिक विकास के कारण विश्व का प्रमुख महानगर बना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, यहीं कवर हो जाता है। हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पे कि स्थानिक और कालिक दो तरह के प्रवृत्तियां थी जिसको हमने सेटलमेंट को ये कैसे प्रभावित करती हैं इसके बारे में हमने बात की है। ओके, तो सबसे पहले सेटलमेंट ज्योग्राफी में पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट,
और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को पढ़ा। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। और इसमें हमने पैटर्न्स पढ़े, तो लीनियर रेखिक, समूहबंध, विखंडित और रेडियल और चौकपट्टी, त्रिकोणीय, वृत्ताकार बस्ती, तीर पैटर्न, तारे जैसी, टेरेस। इसके अलावा हमने फिर पढ़ा मधुछत्ता, सेमी सर्कल और इर्रेगुलर। और इनके अलावा भी हमने कुछ पढ़े थे, जैसे ब्लॉक वाली पढ़ी थी और स्पाइडर वेब, मकड़ी जाल प्रतिरूप और फैन, ठीक है, ये पढ़े। फिर इनको इन्फ्लुएंसिंग करने वाले फैक्टर्स हम देख ही चुके हैं। ये हो गया हमारा पूरा कवर, ठीक है। इस चीज़ के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने वीडियो में पढ़ाया है, वहीं पे मेरी वीडियो रोक के तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। लेट मी नो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैं समझाने में हो सकता है कि थोड़ी कमज़ोर रही हूँ, मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पाई हूँ, तो मुझे बताइएगा, कमेंट करेगा, मैं दोबारा कवर करा दूँगी। धन्यवाद।